हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडemnity पे दूसरा लेक्चर दे रहे हैं। ठीक है, ये आपकी दूसरी वीडियो होगी जिसमें आप पढ़ेंगे राइट्स ऑफ इंडemnity होल्डर एंड राइट्स ऑफ इंडemnifier। ठीक है, लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम आपको बताएंगे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया था। प्रीवियस लेक्चर में हमने डेफिनेशन बताई थी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडemnity की। ठीक है, वो कहाँ डिफाइन की गई है? सेक्शन 124 में। ठीक है, सेक्शन 124 देखिए लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडemnity डिफाइंड ए कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी promises to save the other। मतलब एक पार्टी दूसरी पार्टी को क्या करती है? वो उसको प्रॉमिस कर रही है टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस। ठीक है, उसको किसी नुकसान से बचाने के लिए वो वचन दे रही है। अब ये देखिए, जो लॉस है इट इज कॉज टू हिम बाय द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द प्रॉमिसर हिमसेल्फ। अब वो लॉस चाहे उस जिसने प्रॉमिस किया उसी की वजह से हो या बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, या ये लॉस जो है किसी और की वजह से भी हो सकता है। इसी को बोला गया है इज कॉल्ड ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडemnity। ठीक है, इसमें देखिए एक एग्जाम्पल भी दे रखा है। ठीक, मैंने उस दिन बहुत सारे 2-3 केस भी बताए थे। ठीक, तो आपने प्रीवियस जो लेक्चर में जो आप लोग वीडियो देखी होगी उसमें समझ में आएगा। मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था। ठीक है, तो इसमें देखिए एक एग्जाम्पल लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, अमित कॉन्ट्रैक्ट विद राजेश दैट ही विल इंडemnity। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है अमित से, राजेश से। ठीक है, कहता है कि राजेश अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्रोसीडिंग विच राहुल मे टेक अगेंस्ट राजेश ऑफ। ठीक है, यहाँ पे जो अमित है वो राजेश से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि तुम राहुल के अगेंस्ट में जो भी केस की प्रोसीडिंग में जो भी खर्चा आएगा, जो भी आपको लॉस होगा, जो भी, ठीक है, मान लीजिए होता है। ठीक है, मान लीजिए उसके ऊपर कोई केस दायर कर दिया गया है तो उसको खर्चे करने पड़ रहे हैं। ठीक है, कोर्ट प्रोसीडिंग में, तो वहाँ पे जिसने प्रॉमिस किया था कि जो भी खर्चा होगा मैं बाद में क्या करूँगा, जो जिसने हमें प्रॉमिस किया है उससे मैं ले लूँगा। तो यहाँ पे क्या है, जो राजेश है उसने कोर्ट प्रोसीडिंग में जो खर्चा किया है बाद में वो अमित से प्राप्त कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पे अमित विल हैव टू पे दैट लिखा अमाउंट बिकॉज ही हैज़ प्रॉमिस टू इंडemnity। ठीक है, राजेश ने उसको क्षतिपूर्ति देने की क्या की है, उसका वचन दिया है। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ इसेंशियल्स हैं। इसेंशियल का मतलब है, पहला दिया है ऑल इसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अभी आपने जब LLB 3 या फर्स्ट सेमेस्टर में जो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था वो क्या था? एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट था। ये आप क्या पढ़ रहे हैं? एक स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि जो वहाँ पे एसेंशियल्स आपको सेक्शन 10 में बताए गए थे। ठीक है, कि क्या होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करते हुए, पार्टी करनी हो चाहिए। ठीक है, कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, इनके बीच का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। उसी तरह यहाँ पर भी जो कॉन्ट्रैक्ट में एसेंशियल यूज होते थे वो सारे यूज होंगे। प्लस इस कॉन्ट्रैक्ट को करते वक्त क्या देखा जाएगा? लॉस टू वन पार्टी, किसी एक पार्टी का लॉस होगा इसमें। अब जिसका लॉस होगा, जिसने उसको प्रॉमिस किया होगा, वो क्या कर सकता है? कंपनसेशन के लिए क्लेम कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंडemnity की बात की गई है, लॉस की बात की गई है, और रीज़न भी देखा जाएगा कि जो लॉस हुआ है उसका रीज़न क्या है। ठीक है, और इसमें देखा गया है रीज़न के बाद इसमें 2 रीज़न बताए गए हैं कि रीज़न क्या हो सकता है, जिसने प्रॉमिस किया है उसकी वजह से लॉस हुआ है या किसी अदर पर्सन की वजह से। लेकिन एक चीज़ इसमें यह भी होता है कि सिर्फ पर्सन की ही वजह से लॉस हो रहा है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडemnity यही बोलता है कि जो भी लॉस होगा, डैमेज होगा, वो एक ह्यूमन कंडक्ट की वजह से होना चाहिए, नॉट एक्ट ऑफ गॉड या एक्सीडेंट। ठीक है, आपको मैंने इसका कुछ डिफ्रेंशिएट भी किया था कि इंग्लिश लॉ में क्या माना जाता है, इंडियन लॉ में क्या माना जाता है। ठीक है, मैंने उस पर भी डिस्कशन किया था। तो हाँ, आपको फिर से बता देते हैं कि इंडियन लॉ में क्या था कि वो खाली ह्यूमन कंडक्ट की वजह से लॉस को उसको एडमिट करता है। लेकिन इंग्लिश लॉ क्या कहता है? वो ह्यूमन कंडक्ट के साथ साथ एक्सीडेंट और एक्ट ऑफ गॉड से संबंधित जो भी लॉसेस होते हैं उनको एडमिट करता है। ठीक है,
अब देखिए इसमें एक इंश्योरेंस का भी एग्जाम्पल था कि क्या इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का इंडेमनिटी होते हैं, ठीक है। मैंने उस दिन आपको एक क्वेश्चन भी दिया था इस पर होमवर्क, ठीक है। तो इसमें लिखा था कैन बी कैंसिल्ड एंड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इस टाइप से मैंने दिया था। क्या मतलब इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकते हैं एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी? हाँ, तो उसमें यही तो बताया था, इंडियन लॉ में क्या था, जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में नहीं माना गया है, ठीक है। उनको नहीं माना जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होते हैं, ठीक है। लेकिन इंग्लिश लॉ में क्या है कि वहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के सारी जितनी भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको क्या माना गया है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, लिखिएगा अपनी भाषा में, ठीक है। फिर इसमें एक और क्वेश्चन था होमवर्क में दिया था, वाई वी नीड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, किसकी ज़रूरत क्यों होती है? आपने देखा होगा कि ये क्यों हो रही है, ताकि जो पार्टीज़ हैं उनके बीच में एक फेथ बना रहे, भरोसा रहे कि उनको कुछ लॉस होता है तो हमें कुछ ना कुछ कंपनसेशन प्राप्त होगा, इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब देखिए हम आपको इस वीडियो में आज का जो टॉपिक है राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर एंड इंडेमनीफायर। देखिए सबसे पहले जो राइट्स है वो बताए गए हैं सेक्शन 125 में। देखिए सेक्शन 125 लिखा है, सेक्शन 125 में दी प्रोमिसी कौन है इसमें, आपका इंडेमनिटी होल्डर इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी। प्रोमिसी क्या कर रहा है, जो उसको टर्म एंड कंडीशन बताई गई थी कॉन्ट्रैक्ट में, वो अपने अधिकारों में अपने क्षेत्र में रह के वो क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट के जो कंडीशन है उनको फॉलो कर रहा है। एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी, ठीक है, इज इंटाइटल टू रिकवर फ्रॉम द प्रोमिसर। मतलब ये है कि जो राइट्स होता है प्रोमिसी का, वो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत होता है। कॉन्ट्रैक्ट में जो भी टर्म एंड कंडीशन बताई गई होंगी उनके अंतर्गत वो रूल्स फॉलो करते हुए उस कॉन्ट्रैक्ट को करता है। लेकिन मान लीजिए वो तब भी उसको कोई लॉस हो जाता है, तो वहाँ पे जो भी लॉस है, डैमेज हुआ है, उसका कौन जिम्मेदार होगा, यहाँ बताया गया है इज इंटाइटल टू रिकवर फ्रॉम द प्रोमिसर। प्रोमिसर कौन, इंडेमनीफायर। मतलब वो अपने क्षेत्र में अपने अधिकारों के अंतर्गत रहते हुए भी उसको कुछ ना कुछ लॉस हो गया प्रोमिसी को, तो वहाँ इंडेमनीफायर क्या हो जाएगा, लाइबिल हो जाएगा, ठीक है, टू गिव द कंपनसेशन। इंडेमनीफायर कौन होता है, वो कंपनसेशन देता है, और इंडेमनिटी होल्डर कौन होता है, टू रिसीव द कंपनसेशन। अब देखिए कि अगर ऐसा होता है कि उसने अपनी अथॉरिटी में रहते हुए सारा जो कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रोसीजर था उसको फॉलो किया, तो भी अगर लॉस हुआ है तो वो लॉस को कैसे मांग सकता है इंडेमनीफायर से। तो उसके पास क्या क्या राइट्स होते हैं, देखिए पहला राइट होता है कि वो सारे डैमेज को मांग सकता है, ऑल द डैमेजेस टू पे इन एनी सूट। मतलब ये है, मान लीजिए कि जो हमारा इंडेमनिटी होल्डर है उस पर किसी ने वाद दाखिल कर दिया, सूट फाइल कर दिया। अब सूट फाइल करने पे क्या होता है, किसी का टाइम जा रहा है, रेपुटेशन जा रही है, बहुत चीज़ें क्या हो रही, डैमेज हो रही, लॉस हो रही हैं, प्लस ऑल कॉस्ट। अब वो इंसान अपने को डिफेंड कर रहा है, ठीक है, डिफेंड कर रहा है तो उस पर कोर्ट प्रोसीडिंग में बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी जो भी खर्चा होगा, जो भी डैमेजेस हुआ होगा उस पर्सन को, इंडेमनिटी होल्डर को, वो क्या करेगा, इंडेमनीफायर से प्राप्त कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑल सम्स की बात है। ऑल सम्स का मतलब ये होता है, मान लीजिए अब वो जो केस है, जो केस उस पर चल रहा था, वहाँ पे कंप्रोमाइज़ करने का समय आ गया। मान लीजिए पार्टीज़ के बीच में कंप्रोमाइज़ करने के लिए कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि जो केस है वो बंद कर देना चाहिए, तो वहाँ कंप्रोमाइज़ करने में भी कुछ रुपए लगे होंगे, ठीक है। तो वो ऑल सम्स के लिए भी क्या हो जाएगा, इंडेमनीफायर लाइबिल हो जाएगा, ठीक है। बाद में वो इंडेमनिटी होल्डर इंडेमनीफायर से वो चीज़ें, वो जितना भी सम्स होता है वो मांग सकता है, ठीक है। इसलिए इन शॉर्ट लिखा है, अंडर सेक्शन 125 इंडेमनिटी होल्डर कैन रिकवर फ्रॉम द इंडेमनीफाइड ऑल द डैमेज, ठीक है। वो सभी जितनी भी क्षति होती है उसका वो क्या करेगा, इंडेमनीफायर से उसको रिकवर कर सकता है। ऑल कॉस्ट ऑफ द सूट एंड कंप्रोमाइज्ड मनी इफ एनी प्रोवाइडेड ही एक्टेड प्रूडेंटली एंड विद ड्यू अथॉरिटी ऑफ इंडेमनीफायर, ठीक है। इसमें एक चीज़ और दी गई ऑल सम्स के बारे में, विच ही मे हैव पेड अंडर द टर्म ऑफ एनी कंप्रोमाइज।
जो कंप्रोमाइज़ वाला जो नंबर है थर्ड नंबर पे, कि जो कंप्रोमाइज़ होगा वो कैसा होगा, पार्टी के बीच में कैसा होना चाहिए, लिखा है ऑफ सच सूट द इंडेमनिटी होल्डर शुड बी हैव बीन आइदर, मतलब वहाँ पे आपस में उनके बीच में जो कंप्रोमाइज़ है, ठीक है, वहाँ पे जो टर्म्स होंगी उनको देखा जाएगा, ठीक है, अथोराइज बाय द प्रोमिसी। लेकिन जो कंप्रोमाइज़ है वो किसके द्वारा अथोराइज होगा, वो प्रोमिसी के द्वारा। मान लीजिए प्रोमिसी ने कहा है कि ये केस बंद होना चाहिए, तो वहाँ पे कुछ भी सामने वाली पार्टी ने जो भी पैसे लिए होंगे प्रोमिसी से, वो सारे बाद में जो प्रोमिसर होता है उससे ले सकती है, ठीक है, जो भी ले सकता है, ठीक है। फिर लिखा ही डिड नॉट कंट्रावेन द ऑर्डर ऑफ द प्रोमिसर, ठीक है। प्रोमिसर जो ऊपर जो हमने बताया कि जो इंडेमनिटी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वहाँ पे जो प्रोमिसर है उसके भी देखे जाएंगे रूल्स एंड रेगुलेशन कि उसने क्या बोला है, उसके भी रूल एंड जो भी टर्म एंड कंडीशन है उनको भी फॉलो किया जाएगा कि उसने क्या आदेश दिया है, उसको कंट्रावेन नहीं कर सकती, ठीक है पार्टीज। लिखा इन एब्सेंस ऑफ सच अथॉरिटी और ऑर्डर हिज एक्ट शुड बी एक्ट ऑफ ए प्रूडेंट मैन, ठीक है। यहाँ लिखा इन एब्सेंस ऑफ सच अथॉरिटी और ऑर्डर हिज एक्ट शुड बी एक्ट ऑफ ए प्रूडेंट मैन, ठीक है। यहाँ पे अथॉरिटी की एब्सेंस नहीं होगी, जो भी कार्य होगा वो एक अथॉरिटी के बीच में ही होगा, ठीक है। तो ये आपका मेन इसेंशियल है ऑल सम्स का। अब देखिए ये तो आपका राइट्स हो गए, राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। देखिए राइट्स ऑफ इंडेमनीफायर, राइट्स ऑफ इंडेमनीफायर क्या होता है, इसमें लिखा है, देखिए ध्यान से देखिए, लिखा है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज साइलेंट ऑन द राइट्स ऑफ इंडेमनीफायर। आपको जब हमने ऑफलाइन में पढ़ाया था तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ बताई थी कि जो राइट्स ऑफ इंडेमनीफायर होता है उसके राइट्स कहीं बताए नहीं गए हैं, ठीक है। तो ये क्या है इंडियन लॉ में, ये एक टाइप से क्या है, साइलेंट है, इसके बारे में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट भी मौन है, ठीक है। अब देखिए क्या बताया गया है कि द इंडेमनीफायर बट एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 141, बट तब भी सेक्शन 141 में कुछ राइट्स बताए गए, देखिए, एंड वेरियस कोर्ट वर्डिक्स, और कुछ केसेस हैं, ठीक है, कुछ आपके कोर्ट्स के वर्डिक्स पे भी राइट्स बताए गए हैं। द राइट्स ऑफ इंडेमनीफायर आर सिमिलर टू द राइट्स ऑफ श्योरिटी। तो यहाँ पे जो भी कोर्ट वर्डिक्स हैं और सेक्शन 141 है वो एज ए बताए गए हैं एज ए सेम ऑफ राइट ऑफ श्योरिटी। जो राइट ऑफ श्योरिटी होता है, ठीक है, जो श्योरिटी होता है उसके जो अधिकार होते हैं वहीं यहाँ पे राइट्स ऑफ इंडेमनीफायर के अधिकार बताए गए हैं। अब देखिए क्या अधिकार होते हैं, विच आर एज अंडर, ठीक है, देखिए एंड इंडेमनीफायर आफ्टर ही हैज़ पेड द डैमेज, ठीक है, अंडर इंडेमनिटी, वो क्या करता है जब वो सारे डैमेजेस को पेड कर देता है, रीगेन्स द राइट ही हैड डेलीगेटेड टू द इंडेमनीफाइड, बट ही गेट्स दीज राइट्स ओनली आफ्टर ही हैज़ पेड द डैमेज एंड नॉट। मतलब यहाँ ये है कि बाद में जब उसने बाद में उसने क्या किया, पेड कर दिया जो डैमेज हुए थे, ठीक है, लेकिन बाद उसको क्या मिल जाता है, डेलीगेट इंडेमनीफायर, मतलब बाद में वो क्या होता है, सेम पोजीशन पे आ जाता है। सेम पोजीशन का मतलब यहाँ पे ये है कि जिस पार्टी ने प्रोमिसी को लॉस किया था, ठीक है, अब वो क्या करेगा, प्रोमिसी बन जाएगा। प्रोमिसी मतलब यहाँ पे एज ए इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स आ जाएंगे। नहीं समझ में आएगा ना, देखिए जब इंडेमनिटी होल्डर और इंडेमनीफायर में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वहाँ पे लॉस की बात होती है कि लॉस वगैरह जो होगा वो मैं पे करूँगा। इंडेमनीफायर क्या करता, पेड कर देता। अब पेड करने के बाद क्या सेम पोजीशन हो जाएगी, इंडेमनिटी होल्डर की पोजीशन पे आ जाएगा, डेलीगेट हो जाएगी पोजीशन। अब वो जब इंडेमनीफायर इंडेमनिटी होल्डर बन जाएगा तो वो क्या करेगा, जिस पार्टी की वजह से इंडेमनिटी होल्डर को लॉस हुआ था और उसकी वजह से मुझे पे करना पड़ा, तो वो क्या करेगा, फिर वो जो थर्ड पार्टी थी जिससे लॉस हुआ था उससे वो बाद में वो सारी चीज़ें क्लेम कर सकता है, रीगेन कर सकता है, ठीक है। एक बार फिर से बताते हैं, जैसे ए बी हैं, ठीक है, ए बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए कौन है यहाँ पे, इंडेमनिटी होल्डर है, बी कौन है, इंडेमनीफायर है। ए को लॉस हुआ, बी ने उसको दिया। अब ये लॉस किसकी वजह से हुआ, सी की वजह से। अब सी, अब क्या हुआ, जब बी ने ए को दे दिया, ठीक है, अब वो क्या हो गया, अब पूरी तरीके से वो सेम पोजीशन पे हो गया, अब फ्री हो गया। अब वो क्या करेगा, इंडेमनिटी होल्डर बन जाएगा। बी क्या करेगा, अब सी से क्लेम मांगेगा कि मैंने तुम्हारे बिहाफ में मैंने सारा पैसा उसको दिया है, अब तुम मुझे क्लेम करो, ठीक है। ये राइट्स बताया गया है।
इसमें और भी लिया, इफ़ द इंडemnifier हैज़ इंडemnified द इंडemnity होल्डर ही गेट्स राइट्स टू सू थर्ड पार्टी। वो क्या कर सकता है, उसके उस पर स्वाद भी ला सकता है, ठीक है। सेक्शन 141 के बारे में यहाँ नीचे लिखा हुआ देखिए। सेक्शन 141 कहता है जी श्योरिटी राइट टू बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर सिक्योरिटी। ए श्योरिटी लिखा है, ए श्योरिटी इज इंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ एवरी सिक्योरिटी which the creditor has against the principal debtor at the time when the contract of suretyship is entered into, whether the surety know of the existence of such security or not. If the creditor loses or without the consent of surety parts with such security, the surety is discharged to the extent of value of security। देखिए वहाँ पर भी क्या है, इसमें जो सेक्शन 150 बता रहा है कि वहाँ क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में कुछ सिक्योरिटी को दे करके लोन दिया गया है। तो जब यहाँ पे वो प्रिंसिपल डेटर उसको पे नहीं कर पाता है तो बाद में उसकी जो गारंटर होता है वो पे करता है। तो पे करने के बाद वो क्या होगा, वो एज ए क्रेडिटर की पोजीशन में आ जाता है। अब क्रेडिटर के पास पहले वाली जो मतलब ओरिजिनल क्रेडिटर था उसके पास जो भी सिक्योरिटी थी वो अब क्या हो जाएंगी, गारंटर के पास आ जाएंगी। अब गारंटर के पास वो सिक्योरिटी पहुँच जाएगी। अब वो उस सिक्योरिटी को लेकर के अब प्रिंसिपल डेटर से क्लेम मांगेगा कि मैंने तुम्हारे बिहाफ पे जो पेमेंट की थी अब तुम मुझे पे करोगे तब मैं तुम्हारे सिक्योरिटी पेपर्स तुम्हें वापस करूँगा। तो ये आपका हो गया राइट्स ऑफ इंडemnifier, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आपका लाइबिलिटीज़ पढ़ाई जाएगी, ठीक है। राइट्स लाइबिलिटीज़ पढ़ाई जाएगी और आपके कुछ एक्सप्रेस इम्प्लाइड वाला बताना है, ठीक है, उसको डिस्कस किया जाएगा। ओके चलिए, ओके, थैंक यू क्लास।